हेलो 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 हेलो। पहला प्रश्न है, सीधी बात, नो बकवास में। 20वीं कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी सेवा में ये रहा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में परिवर्तित करने के लिए एसी को किसमें बदलना है? डीसी में परिवर्तित करना है। विभक्त वलय या कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। एसी को किसको चला? एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग डायोड का उपयोग करते हैं, कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं, कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं, या रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। चला, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, डायोड का, कम्यूटेटर का, या रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं, या रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं, रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं, या खंडित वलय का उपयोग करते हैं, खंडित वलय का उपयोग करते हैं। और अगर डीसी टू एसी अगर करना है तो इसके लिए हम लोग इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। इतने क्वेश्चन पूछता है, इसको बढ़िया से लिख लो। बी नंबर आंसर बता। एसी को डीसी जनरेटर में परिवर्तित करने के लिए विभक्त वलय, इसे खंडित वलय, विभक्त वलय को ही हम लोग खंडित वलय या स्प्लिट रिंग कहते हैं, या स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर कहते हैं। खंडित वलय, विभक्त वलय या स्प्लिट रिंग कहते हैं। जल्दी से आंसर बताओ। एसी टू डीसी डायोड, कम्यूटेटर, रेक्टिफायर, खंडित वलय। डीसी टू एसी इन्वर्टर, डीसी से एसी में क्या? इन्वर्टर। डीसी से एसी में क्या? इन्वर्टर। आंसर जल्दी से लिख लो, इतना से बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा। खंडित वलय, विभक्त वलय को ही हम लोग खंडित वलय के नाम से जानते हैं। विभक्त वलय को ही हम लोग क्या कहते हैं? खंडित वलय। एसी टू डीसी डायोड, कम्यूटेटर, रेक्टिफायर, खंडित वलय। डीसी टू एसी में इन्वर्टर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। निम्न से कौन सा पदार्थ चुंबक को प्रतिकर्षित करता है? बता, कौन करता है? चुंबक को प्रतिकर्षित करता है। क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी की डी। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक होता है लोह चुंबक, एक होता है लोह चुंबक जो होता है आयरन, निकेल, कोबाल्ट। एक होता है अणुचुंबक, अणुचुंबक बोले तो ऑक्सीजन तथा जिसमें मौ लगा हुआ है। उसके बाद है प्रतिचुंबक, प्रतिचुंबक में आता है बाद बाकी, प्रतिचुंबक में आता है बाद बाकी, प्रतिचुंबक में आता है दोस्त मेरे बाद बाकी जो आता है वो प्रतिचुंबक में आता है। अब जल्दी से बता दीजिए। लोह चुंबक आयरन, निकेल, कोबाल्ट, अणुचुंबक ऑक्सीजन तथा जिसमें मौ लगा हुआ हो, प्रतिचुंबक में आता है बाद बाकी। कहता है निम्न से कौन सा पदार्थ चुंबक के से प्रतिकर्षण दर्शाता है? तो चुंबक से प्रतिकर्षण दर्शाता है प्रतिचुंबक। देखो, ये प्रबल आकर्षण दर्शाता है, ये अल्प आकर्षण दर्शाता है, ये एकदम प्रतिकर्षण दर्शाता है। तो अब बताइए क्या होगा? निम्न से कौन सा पदार्थ चुंबक के से प्रतिकर्षित होता है? तो चुंबक से प्रतिकर्षित, देखो अल्युमिनियम नहीं होगा क्योंकि मौ लगा हुआ है, तो अणुचुंबक है, ये एकदम आकर्षित होता है, ये अधिक आकर्षित होता है, ये विकर्षित होता है। फिर सोडियम में मौ लगल है तो ये अणुचुंबक है, ये भी नहीं होगा। कोबाल्ट बच गया और तांबा। कोबाल्ट तो भैया इस लिस्ट में आता है लोह चुंबक। आप प्रबल आकर्षित, तो तांबा हो जाएगा इज द राइट आंसर। तांबा इज द राइट आंसर। किसी को जल्दी से बता आंसर। कहते हैं लोह चुंबक आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबक है, प्रबल आकर्षण का गुण दर्शाता है। अणुचुंबक ऑक्सीजन तथा जिसमें मौ लगा हुआ है अणुचुंबक। अब बाद बाकी जितना बच गया सब प्रतिचुंबक, बाद बाकी जितना बच गया सब प्रतिचुंबक। जल्दी बताओ, बाद बाकी जो बच गया उस सब क्या है? प्रतिचुंबक इज द राइट आंसर। तो कौन पदार्थ चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण का तो गुण दर्शाएगा? प्रतिचुंबक। अगला पारा चुंबकीय। देखो, पारा चुंबकीय बोले तो एक होता है डाईमैग्नेटिक, एक होता है पारामैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक बोले तो अणुचुंबक, ये होता है चला अणुचुंबक।
अब कहता है पदार्थ की सापेक्षिक चुंबकशीलता का मान कितना होता है? इकाई से कुछ कम, इकाई, इकाई से कुछ अधिक। क्या हो जाएगा आंसर? या इकाई से बहुत अधिक। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? देखो, इकाई से कुछ कम होता है प्रति चुंबक का, क्योंकि यह चुंबक के प्रति विकर्षण का गुण रखता है। इसकी चुंबकशीलता प्रति चुंबक इकाई से कुछ अधिक, कुछ कम, ई होता नहीं है किसी का, इकाई से कुछ अधिक हो जाता है अनुचुंबक का, अनुचुंबक का। इकाई से बहुत अधिक हो जाता है लोह चुंबक का। जल्दी से लिख, इकाई, क्योंकि यह चुंबक के प्रति प्रबल आकर्षण का गुण दर्शाता है। प्रति चुंबक प्रतिकर्षण का गुण दर्शाता है। प्रति चुंबक ये हो गया डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अनुचुंबक हो गया पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक। लोह चुंबक हो गया फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। देख लो, इकाई से कुछ कम हो जाएगा प्रतिचुंबक डायमैग्नेटिक, इकाई से कुछ अधिक हो जाएगा अनुचुंबक पारामैग्नेटिक, और इकाई से बहुत अधिक हो जाएगा लोह चुंबक फेरोमैग्नेटिक। चुंबकशीलता जो है ना, चला, ये जो चुंबकशीलता है ये चुंबकीय गुण को दर्शाता है। चुंबकशीलता चुंबकीय गुण को दर्शाता है। कल से चला धुआंधार एनसीईआरटी चलने वाला है। 365 लगभग 350 प्लस वन लाइनर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। 6:30 बजे से होगा आपका क्लास, 6:30 बजे से। जल्दी बता। कहते हैं पारा चुंबकीय हो गया अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय की अगर हम बात करें तो इकाई से कुछ अधिक हो जाएगा, इकाई से कुछ कम हो जाएगा प्रतिचुंबक डायमैग्नेटिक, और इकाई से बहुत अधिक हो जाएगा लोह चुंबक फेरोमैग्नेटिक। जल्दी से लिख लो आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, बताओ इस सिद्धांत कौन दिया था? फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। ये चला फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। इसको कहते हैं फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। और फ्लेमिंग ने 2 रूल दिया था। एक दिया था चला दाएं हाथ का नियम, एक दिया था दाएं हाथ का नियम, और एक दिया था बाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए था, दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए था, और बाएं हाथ का नियम जो था वो मोटर के लिए था। अंगूठा का नियम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है, अंगूठा का नियम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है। फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया, जो लागू होता है किसमें किसमें? ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में और जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में और जनरेटर में। और लेंज का नियम विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ। सब इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा हम चला भी पढ़ा रहे हैं, तो लगेगा ओ सर तो पढ़ा रहे हैं, सर तो पागल है। 1 नंबर जब नहीं होगा ना उस दिन तो हमारी याद आएगा। इसलिए बढ़िया दोस्त मेरे देख लो। कहते विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है, उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ, उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ, उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ। विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ। देख लो बढ़िया से। ई है फेराडे का फेराडे ने दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम था, एक बाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए, बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए। आपको याद ना रहता आप याद रखिएगा, दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए। बड़ा जल्दी से। कहते हैं फ्लेमिंग के बारे में अगर हम बात करें तो दाएं हाथ का नियम किसके लिए? जनरेटर के लिए। अब बाएं हाथ का नियम किसके लिए? मोटर के लिए, मोटर के लिए। दाएं हाथ का नियम दाएं हाथ का नियम जो है वो जनरेटर, क्योंकि राइट हैंड से हम लोग जनरेटर स्टार्ट करते हैं। अब बाएं हाथ का नियम हो जाएगा मोटर के लिए। अंगूठा का नियम चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा, फेराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण ट्रांसफार्मर या जनरेटर के लिए। लेंज का नियम कहता है विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न हुआ। हमको चला पता है कि इसमें से एक क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए चला हम ही दे दिए हैं। आंसर बता, जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा फेराडे का नियम। इतना में से चला एक क्वेश्चन रहने की प्रबल संभावना है, इतना में से एक क्वेश्चन रहने की प्रबल संभावना है। व्हाट इज द आंसर?
हाँ 350 क्वेश्चन 5 से 10 क्लास में होगा क्या? यही वाली क्लास है? नहीं, ये वाली क्लास नहीं है, कल से स्टार्ट होगा, कल से वो वाली क्लास स्टार्ट होगा। आज तो 20 क्लास जो हमने एनसीईआरटी का कहा था उसका आज 20वां क्लास है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? निर्वात का मान होता है, बता जल्दी से क्या हो जाएगा? निर्वात मतलब जो चुंबक के प्रति एकदम आकर्षण नहीं दर्शाएगा। निर्वात की अगर हम बात करें, चुंबक के प्रति एकदम आकर्षण नहीं दर्शाएगा। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बता। निर्वात को माना जाता है लो चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रति चुंबकीय, बता प्रति बलित चुंबकीय। आंसर हो जाएगा चला, निर्वात क्या है? प्रति चुंबकीय। निर्वात क्या है दोस्त मेरे? प्रति चुंबकीय। निर्वात क्या है? प्रति चुंबकीय, क्योंकि निर्वात तो चला कोई माध्यम ही नहीं है, उसमें आकर्षण विकर्षण की कोई बात ही नहीं है। अगला, बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? बिजली के बल्ब में प्रकाश या उस किसके कारण उत्पन्न होता है? क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बता। बिजली के बल्ब में जो प्रकाश उत्पन्न होता है, बल्ब के ग्लास के कारण, पतले फिलामेंट के कारण, फिलामेंट को सहारा देने वाले मोटे तार के कारण, बल्ब के कांच के मामले के अंदर गैस के कारण। क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, जल्दी बता। बल्ब के फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट के कारण ही न चला हमको टेम्परेचर मिलता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक जो होता है वो निम्न होता है। यही सेम मामला, गलनांक भी उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च और गलनांक भी जो है उच्च है। प्रतिरोध उच्च और गलनांक भी उच्च है। प्रतिरोध उच्च और गलनांक भी उच्च है, और यही नाइक्रोम का भी होता है। नाइक्रोम का भी प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। टंगस्टन फिलामेंट टंगस्टन का होता है, इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक उच्च होता है। नाइक्रोम का भी यही होता है। लेकिन अगर यही आपको फ्यूज दे दे, यही आपको फ्यूज दे दे, तो ये प्रतिरोध उच्च, प्रतिरोध उच्च, प्रतिरोध उच्च, गलनांक निम्न होगा। प्रतिरोध उच्च, गलनांक जो होगा वो निम्न होगा। हमको चला जो जो पढ़ाना था, हम लगभग अगर 400 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, लगभग 3.5 पौने 400 क्वेश्चन पढ़ाए, तो लगभग हम तुमको 2000 बातें बता दी हैं। एक क्वेश्चन में 4 बात 5 बात करके बताए हैं, 10 बात 8 बात 7 बात 6 बात 2 बात करके बताए हैं। चला, तो सभी का पीडीएफ एक साथ दे देंगे, सभी का पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। चला, आज 20 सेट का पीडीएफ एक साथ हम अपलोड करवा देंगे। जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? फिलामेंटे गर्म होता तब ना आपको ऊष्मा या प्रकाश मिलता है। तो गौर फरमाइएगा, कहते हैं ये टंगस्टन का फिलामेंट होता है, इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक भी उच्च होता है। नाइक्रोम का भी सेम मामला है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च और गलनांक क्या होता है दोस्त मेरे? निम्न होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है, इसका कौन उत्तरदायी है? शुष्क मौसम में कंघी अगर आप किए होंगे, बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट इज आंसर? चला, शुष्क मौसम में देखो, एक होता है रगड़ विद्युत। रगड़ने के कारण अगर आप ऐसे कंघी करके सटाए होंगे, इसको हम लोग कहते हैं अस्थिर विद्युत बल। अस्थिर विद्युत बल्ब कहते हैं इसको। चला, हम लोग कहते हैं अस्थिर विद्युत बल कहते हैं, जिसके कारण देखो क्या क्या है। कंघी, कंघी को धागे से रगड़ो, कंघी को, कंघी को, कंघी को कहां से रगड़ो? बाल से रगड़ो। कंघी को बाल से रगड़ो। एक दूसरा, कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ो। कांच के टुकड़े को, कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ो। कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ने पर, कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ो। इस सब स्थिर विद्युत बल का उदाहरण है। घर्षण बल की अगर हम बात करें, यह संपर्क बल है, यह संपर्क बल है। घर्षण बल की अगर हम बात करें, यह क्षयकारी बल है। घर्षण बल संपर्क बल है। घर्षण बल को हम लोग क्षयकारी बल के नाम से जानते हैं। चुंबकीय बल होगा नहीं, गुरुत्व बल हो जाएगा सबसे कमजोर बल। गुरुत्व बल की अगर हम बात करें, सबसे कमजोर बल कौन बल है दोस्त मेरे? गुरुत्व बल। सबसे मजबूत बल है नाभिकीय बल। सबसे मजबूत बल कौन बल है दोस्त मेरे? नाभिकीय बल। अस्थिर विद्युत बल, कंघी को बाल से रगड़ो, कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ो, यह अस्थिर विद्युत बल है। घर्षण बल को संपर्क बल या क्षयकारी बल कहते हैं।
चुंबकीय बल आकर्षण विकर्षण दोनों का बल है। सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल है या गुरुत्वाकर्षण बल है, और सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल है। सर हम स्कूल में करते हैं, हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं हम लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे कमजोर बल गुरुत्व बल है। अस्थिर विद्युत बल की अगर हम बात करें, कंघी को बाल से रगड़ना, कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ना। और घर्षण बल की अगर हम बात करें तो संपर्क बल या क्षयकारी बल घर्षण बल है। संपर्क बल या क्षयकारी बल घर्षण बल है। आंसर जल्दी से लीक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी बता दो आंसर क्या होगा। सब चला शुद्ध एनसीईआरटी है, शुद्ध एनसीईआरटी है। बता दो आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, देखो ई किलोवाट घंटा या जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब जो है चला या अर्ग, ये सब ऊर्जा का मात्रक है। या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब किसका मात्रक है दोस्त मेरे, ऊर्जा का मात्रक है। वोल्ट एम्पियर की बात अलग से कर लेंगे। वाट सेकेंड, वाट सेकेंड की अगर हम बात करें, ई भी कुछ नहीं है, जूल सेकेंड भी कुछ नहीं है। यहां से देख लो, पी बराबर फॉर्मूला होता है वी आई, तो वी आई तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। पी बराबर फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा तो वोल्ट का स्क्वायर बट्टा ओम, वोल्ट का स्क्वायर बट्टा ओम आकर। तीसरा फॉर्मूला होता है पी बराबर आई स्क्वायर आर, तो ये हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम। तो देखो तीन को फॉर्मूला हो गया। एक हो गया पी बराबर वी आई वोल्ट इंटू एम्पियर, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर वोल्ट का स्क्वायर बटा ओम, आएगा पी बराबर आई स्क्वायर आर एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम। अब बता दो आई हो जाएगा किलोवाट घंटा, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्ग, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सब ऊर्जा का मात्रक है। आंसर इसका हो जाएगा वोल्ट एम्पियर इज द राइट आंसर। कब तक पीडीएफ मिल जाएगा, चला हम आज ही अपलोड कर, 200 सेट को एक जगह मर्ज करके एक पीडीएफ डाल दीजिए। 200 सेट को एक जगह मर्ज करके एक पीडीएफ डाल दीजिए। जल्दी से लिख लो आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, P बराबर वी आई वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर P बराबर वी स्क्वायर बाय आर वोल्ट का स्क्वायर बट्टा ओम, P बराबर आई स्क्वायर आर एम्पियर का स्क्वायर बट्टा इंटू ओम। किलोवाट घंटा, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्ग, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सब ऊर्जा का मात्रक। इस सब किसका मात्रक है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक है। इस सब किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। तो आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। नेहा कुमारी, गुड्डू आर्यन, प्रियंका कुमारी, अफसाना परवीन, अफसाना शेख, वेरी गुड। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर। यहां से चला कुछ, अभी तो चला तुम कंटेंट को मजाक में लोगे, लेकिन जब कंटेंट बाबू पूछता हूं ना तो हमरे याद अतौ कि मास्टरवा कहत रहे कि पढ़ ले, हम ना पढ़ लिए। देख क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन इस टाइप का तुमको मिलेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग करने के पश्चात R1, R2, R3 प्रतिरोध नाइक्रोम के 3 नमूने वोल्टेज आई ग्राफ में आलेखित है, चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखो ये धारा है और ये वोल्ट है। जिधर की ओर प्रतिरोध जो ग्राफ रहेगा उसको फेवर करेगा। ध्यान दो, कहते हैं जिधर की ओर जो ग्राफ रहेगा उसको फेवर करेगा, जिधर की ओर जो ग्राफ रहेगा उसको फेवर करेगा। अब देख लो R1 आई के तरफ है तो इसको फेवर तब करेगा जब इसका प्रतिरोध का मान कम होगा, यानी सबसे कम होगा R1, उससे ज्यादा होगा R2, उससे ज्यादा होगा R3। आप कहिएगा जो जिधर रहेगा उसको सपोर्ट करेगा। ये R1 आई के तरफ है, R1 जो है इसको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा इसका मतलब प्रतिरोध कम होगा तब ना धारा को सपोर्ट करेगा, धारा का प्रवाह ज्यादा होगा। तो सबसे कम प्रतिरोध R1, फिर R2, फिर R3। आंसर बता दो। जल्दी बताओ। आंसर बताओ क्या होगा। कहते हैं कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात क्रमशः R1, R2, R3 प्रतिरोध की नाइक्रोम की 3 नमूने हैं, VI ग्राफ आलेखित है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये R1 जिसके तरफ है उसको फेवर करेगा, तो R1 देख लो आई के तरफ है, इसको फेवर करेगा। फेवर तब ना करेगा जब प्रतिरोध कम होगा। अब प्रतिरोध कम होगा मतलब सबसे कम R1, फिर R2, फिर R3 इज द राइट आंसर। R1, R2, R3 इज द राइट आंसर।
अगला आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा R3, सबसे ज्यादा हो जाएगा R3, 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 कौन वाला आंसर हो जाएगा? आंसर बता दो क्या हो जाएगा? इचला ऐसे होगा, मिस्टेक है यहां पर, इसको ठीक कर लेना। अगला प्रश्न, इचला इसके तरफ है ना, तो इसका फेवर करेगा, R1 इसका फेवर करेगा, R1 को कम होना पड़ेगा तभी फेवर करेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बता दो आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन तो चला एनसीईआरटी का शुद्ध है। कहते हैं एक बिंदु प्रकाश स्रोत के समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशित उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हम ये बताए भी थे। ये वो देखो, दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो ये सभी प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर देता है, या जो प्रकाश इस पर पड़ता है उसको ये लेके चला जाता है। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, उत्तल दर्पण सभी प्रकाश को फैला देता है, सभी प्रकाश को फैला देता है। अब फिर लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस में भी दो लेंस है, एगो उत्तल लेंस है और एगो दोस्त मेरे अवतल लेंस है। एगो उत्तल लेंस है, एगो अवतल लेंस है। उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो ये उत्तल लेंस है जो सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है। अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो ये सभी प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है। सभी प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। तो गौर से देखिए, कहता है वह एक बिंदु स्रोत एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशित उपकरण का प्रयोग करेगा? समानांतर किरण पुंज एगो इसमें मिलेगा आपको और एगो इसमें मिलेगा, यानी अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? अवतल दर्पण उत्तल लेंस में। आंसर हो जाएगा ए और सी इज द राइट आंसर। देख लो चला, क्यों? क्योंकि हम एकदम फिर से आपको बता देते हैं, इसमें अगर हम बात करें समानांतर किरण पुंज कैसे उत्पन्न करेगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो ये ऐसे चला जाएगा। समानांतर किरण पुंज दिया इसके, इसमें भी देखो ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे चला जाएगा। समानांतर किरण पुंज दिया तो यही दोनों में समानांतर किरण पुंज देगा, बाकी में नहीं देगा। आंसर 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 आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसलिए चला जो कन्वर्जिंग है उसको अभिसारी कहते हैं, जो डाइवर्जिंग है उसको अपसारी कहते हैं। अच्छा बताओ तो चला, रोड लैंप में कौन दर्पण का उपयोग करते हैं? रोड लैंप में कौन दर्पण का उपयोग करते हैं? जल्दी से बता, याद रखना। रोड लैंप में पूछता है क्वेश्चन, बताओ किसका उपयोग करते हैं? रोड लैंप में और साइड मिरर में। साइड मिरर जिसको हम लोग पश्च दृश्य दर्पण कहते हैं, साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। बाद बाकी सब जगह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, चाहे वो सेविंग मिरर हो, चाहे वो सोलर प्लेट हो, चाहे वो ईएनटी डॉक्टर हो, आंख कान नाक दांत किसी का भी डॉक्टर हो, सब जगह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दो जगह, रोड लैंप और साइड मिरर में उत्तल दर्पण। रोड लैंप और साइड मिरर में केवल उत्तल दर्पण, बाकी सब जगह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। रोड लैंप और साइड मिरर में उत्तल दर्पण, बाकी सब जगह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है ने आवने रे क्वेश्चन केने गया रे क्वेश्चन। अच्छा पढ़िएगा तभी ना काम होगा। 1 नंबर 2 नंबर से मेरिट छूटता है बच्चों का, तब को किया था और बाप रे 1 नंबर से गड़बड़ा गया। तो चला 1 नंबर से गड़बड़ा तो इसलिए जाता है क्योंकि आप पढ़ते नहीं है, टफ क्वेश्चन से आप भाग जाते हैं। तो कहते हैं 1 2 3 अपवर्तनांक क्रमशः इतना 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 इतना। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल इतना है तो उनके बीच संबंध क्या होगा? आपको पता होगा कि चाल जो है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक सघनता के समानुपाती होता है। अपवर्तनांक सघनता के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा सघन होगा उतना ज्यादा अपवर्तनांक होगा, और जितना ज्यादा अपवर्तनांक यानी सघनता होगा उतना कम चाल होगा। अब देख लो बढ़िया से, 1 2 3 में अपवर्तनांक जो है वो किसका ज्यादा है? म्यू 1.50, 1.36, 1.54। म्यू 3 का सबसे ज्यादा है, म्यू 3 1.54, उससे कम है म्यू 1 का, सबसे कम है म्यू 2 का, म्यू 2 1.36 है। ये देख लो, सबसे ज्यादा म्यू 3 है, उससे कम है म्यू 1, सबसे कम है म्यू 2। और अगर कह देगा चाल तो चाल ठीक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है उसकी सघनता ज्यादा है, सघनता ज्यादा होगा तो चाल कम होगा। तो चाल की अगर बात करोगे म्यू 3 सबसे कम होगा, म्यू 1 उससे ज्यादा होगा, म्यू 2 सबसे ज्यादा होगा। आंसर
देख लो फिर से बढ़िया से, 1 2 3 अपवर्तनांक क्रमशः इतना 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 है। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल इतना 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 है तो उनके बीच संबंध क्या होगा? आपको पता है प्रकाश अपवर्तनांक ज्यादा होगा, कोई भी माध्यम सघन ज्यादा होगा तो उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा। अगर कोई माध्यम सघन ज्यादा होगा तो उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है उसका उसमें चाल कम होगा। अपवर्तनांक हमको इतना दे दिया, μ3 सबसे ज्यादा, μ2 उससे कम, μ1 उससे कम, μ2 सबसे कम है, तो उसका ठीक उल्टा हो जाएगा प्रकाश की चाल। यानी प्रकाश की चाल की अगर बात करोगे तो प्रकाश की चाल सबसे कम होगा V3 में, उससे कम होगा V1 में और सबसे ज्यादा होगा V2 में। आंसर देख लो क्या हो जाएगा, V3 V1 V2। देख लो की होगा आंसर, सबसे ज्यादा होगा V2, फिर V1 और सबसे कम हो जाएगा V3। C for cat इज द राइट आंसर, C for cat इज द राइट आंसर। हाँ PDF में आंसर भी दे देंगे। एकदम चला PDF में आंसर दे देंगे। आज चला 20वां क्लास है, टुडे इज द लास्ट क्लास, और हम 5 से 7 क्लास आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी कल से। जलती मोमबत्ती पर गिलास उलटकर रखने पर वह कुछ समय बाद बुझ जाता है, यह किसकी उपलब्धता अनुपलब्धता के कारण है? अनुपलब्धता मतलब कौन उपलब्ध नहीं है, कौन उपलब्ध नहीं है, कौन उपलब्ध नहीं है। कहता है जलती मोमबत्ती पर गिलास उलटकर रखने पर वह कुछ समय बाद बुझ जाता है, यह किसकी अनुपलब्धता के कारण होता है? बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, किसके कारण आग बुझेगा? आग तुमको भी पता है दोस्त मेरे, आग जो बुझता है किसके कारण बुझता है? ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है, जलवाष्प होगा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जरूरी है, ग्लोबल वार्मिंग इसी के कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है इसी के कारण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें ये अम्लीय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये अम्लीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, जितना सोडा है उस सब सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जितना सोडा है उस सब में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जितना सोडा है उस सब में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जितना सोडा है उस सब में क्या होता है दोस्त मेरे? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देख लो, ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा है जो ईंधन नहीं है, ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा है जो दोस्त मेरे क्या नहीं है? ईंधन नहीं है। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है, ग्लोबल वार्मिंग इसी के कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है इसी के कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है दोस्त मेरे इसी के कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो इसी के कारण होता है। सोडा से, जितना भी सोडा है सबसे कौन गैस निकलता है? आग बुझाने के लिए भी हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। आंसर बता, यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? कपड़ों पर पानी डाल दे, अग्निशामक का उपयोग करें, व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दे, व्यक्ति को पॉलीथीन की चादर से ढक दे। बता, ये तो बता दो दोस्त मेरे, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा आंसर, व्हाट इज आंसर? जल्दी बता। कपड़ों के पर पानी नहीं डालना है, अग्निशामक का उपयोग भी नहीं करना है, व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक देना है। व्यक्ति को हमेशा ये देखिए एकदम जागरूकता के लिए भी है, अग्निशामक मतलब वो जो सिलेंडर रहता है उन्हें डाल देना है, उसको ऊनी कपड़े से ढक देना है। उसको PDF चला इस चैनल पे, कम्युनिटी में लग जाएगा कल, PDF इस चैनल पे कम्युनिटी में लग जाएगा। जो आसपास में रहते होंगे यहाँ प्रिंट भी नीचे मिलेगा 5 रुपया में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप आपेक्षिक है, जो जलने के बाद अधिक ऊष्मा देगा? सबसे अधिक देता है हाइड्रोजन, जलने के बाद अधिक ऊष्मा देगा, जो जलने के बाद अधिक ऊष्मा देगा, जलने के बाद अधिक ऊष्मा देगा, जलने के बाद अधिक ऊष्मा देगा। अब आंसर बताओ, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है, जो जलने के बाद अधिक ऊष्मा देगा? क्या हो जाएगा आंसर, व्हाट इज द आंसर? अधिक ऊष्मा कौन देगा? कुछ लोग मिट्टी का तेल, पेट्रोल मारेंगे, फिर कोयला, अल्कोहल, क्या मारिएगा बताइए? अपने हिसाब से कुछ ना कुछ मार ही दीजिएगा। कोयला सबसे ज्यादा देगा। चला, कोयला सबसे धुआं भी कहता तब भी कोयले हो जाता है। कोयला में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जीवाश्म ईंधन भी है। ये तीनों, चला यही नहीं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये तीनों जो है ना, मिट्टी का तेल, ये सब जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ये तीनों का तीनों किस ईंधन का उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। बताओ तो चला,
एलपीजी में गंध के लिए क्या होता है, कौन मरकेप्टेन होता है, इथाइल मरकेप्टेन, इथाइल मरकेप्टेन, इथाइल मरकेप्टेन आकि मिथाइल मरकेप्टेन, इथाइल मरकेप्टेन आकि मिथाइल मरकेप्टेन, बता एलपीजी में क्या होता है, इथाइल मरकेप्टेन होता है कि मिथाइल मरकेप्टेन होता है, व्हाट इज द आंसर। एलपीजी की अगर हम बात करें तो इथाइल मरकेप्टेन होता है कि मिथाइल मरकेप्टेन होता है, एलपीजी की अगर हम बात करें तो इथाइल मरकेप्टेन होता है कि मिथाइल मरकेप्टेन होता है, जल्दी बता। सर बीपीएससी टीचर में इतना मटेरियल फ्री में दिए हैं, याद रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद चिला जी इसके लिए। एकदम 100 बार आपको धन्यवाद है दोस्त मेरे। जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। मिट्टी का तेल, पेट्रोल, कोयला, ये सब जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। उच्चतम ज्वलन ताप, जलने के बाद अधिक ऊष्मा देगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल मरकेप्टेन एलपीजी में या मिथाइल मरकेप्टेन, इथाइल मरकेप्टेन इज द राइट आंसर। इथाइल मरकेप्टेन के कारण गंध होता है, इथाइल मरकेप्टेन के कारण क्या होता है, गंध होता है। जो गंध होता है एलपीजी गंधहीन और रंगहीन गैस है, इसमें इथाइल मरकेप्टेन के कारण चला गंध होता है। आंसर ई क्वेश्चन देखो रे चेला, हेने आवो राजा, अत्रिक 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 अत्रिक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है चला। क्वेश्चन कह रहा है चित्र में जल से भरा गया बर्तन दर्शाया है, जल के दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एगो यहां पर है दोस्त मेरे ए, जल्दी से देख लो, यहां पर कौन है ए, यहां पर है ए, यहां पर है बी, यहां पर है दोस्त मेरे सी। अब कह रहा है दाब, पी बराबर दाब बराबर फॉर्मूला होता है रो जी एच, पी दाब है, पी की अगर बात करोगे तो दाब है, रो की अगर बात करोगे तो घनत्व है, रो की बात करोगे तो घनत्व है, एच की बात करोगे तो गहराई है, एच की बात करोगे तो गहराई है। पी बराबर दाब है, रो घनत्व है, एच गहराई है। अब बताओ सबसे ज्यादा दाब की अगर हम बात करें, जो जितना ज्यादा गहरा होगा उसका दाब उतना ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा गहरा कौन है, सी, तो सी का दाब सबसे ज्यादा होगा, बी का दाब उससे कम होगा, ए का दाब सबसे कम होगा। जो जितना ज्यादा गहरा होगा उसका दाब उतना ज्यादा होगा। तो बता जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर। सबसे ज्यादा गहरा सी है तो उसका दाब सबसे ज्यादा होगा, उससे कम बी है, सबसे कम ए है तो सबसे कम ए हो जाएगा। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। सबसे ज्यादा दाब हो जाएगा सी, फिर बी, फिर ए। हमको तो डी नंबर लग रहा है, पता नहीं तुमको क्या लग रहा है, तुमको दोस्त क्या लग रहा है देख लो। ओरिजिनल गरीबों के सहारा है का नाम एसके झा। चिला जी हम लोग खड़े होके पढ़ा देते हैं, बस ये सब बात नहीं है। सहारा क्या बनेंगे चिला, आप खुद पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। लेकिन चिला एगो चीज बता दीजिए, पूरे भारत में आप अगर 15 अच्छे टीचर हैं जनरल कंपटीशन के फील्ड में, तो 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो डेली आकर बच्चों को पढ़ा देते हैं। बाकी 12 से 13 सिर्फ बैच देते हैं, पढ़ाते नहीं। पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे डेली फ्री ऑफ कॉस्ट अगर बच्चों को पढ़ाने लगे अच्छे टीचर, तो हमको लगता है बच्चों का और ज्यादा भला होगा। 15 टीचर, अगर तुम टॉप 15 टीचर्स की बात करो जनरल कंपटीशन में, तो 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो डेली आकर आपको पढ़ा देते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ाते हैं टीचर। आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। बाकी तो चला क्या कहेंगे, हम लोग को भी बच्चा सुना ही देता है कि आप तो शिक्षक माफिया हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा लूटते हैं वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ बच्चा बोल ही देता है। बट कोई नहीं, चला बच्चा है वो तो कुछ भी बोल सकता है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखो चला। कहते हैं पानी के एक टैंक में चित्र दर्शाए अनुसार ए बी सी डी बिंदुओं पर 4 टोटियां लगी हुई है, 4 टोटियां लगी हुई है, 4 टोटियां लगी हुई है। अब कह रहा है किन टोटियों पर पानी बराबर दाब से बाहर निकलेगा, जिसकी गहराई समान होगी उस पर बराबर दाब से निकलेगा। पी बराबर है रो जी एच, जिसका गहराई समान होगा वो समान दाब से निकलेगा। देखो यहां पर है ए,
यहां पर है बी, यहां पर इसके ठीक सामने है सी, यहां है डी। अब बता दो बी और सी की गहराई समान है, इसलिए दोनों से समान दाब पर निकलेगा आंसर। एक बच्चा लिखा है, क्या लिखा है थोड़ा सा उस कमेंट्स को नीचे करना। एक बच्चा लिखा है आपने जो कर दिया है सर वो कोई और सोच भी नहीं सकता है, हमको कोचिंग वालों ने लूटा है, बट तब भी वो चिल्लाते हैं कि पूरे भारत में हर स्कूल में उसी से पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, ये चला कोई बात नहीं है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मेरा चला एक ही मकसद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। बताइए चला जी आंसर क्या हो जाएगा? जिसका गहराई सेम होगा उसका दाब भी समान होगा। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? द राइट आंसर इज बी एंड सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका दाब समान है, बी और सी का दाब समान है। आंसर बी और सी का दाब क्या है चला? समान है, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। और क्या कह रहा है क्वेश्चन? 20 क्लास का हमने प्रॉमिस किया था, आज 20वां क्लास है और फिर अगला प्रॉमिस कर रहे हैं 350 प्लस वन लाइनर्स क्लास 6 to 10 हम कंप्लीट करवा देंगे आपको, और कल से ही। और पूरी की पूरी किताब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होता है, 100% सही है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, यह भी सही है। ध्वनि तथा प्रकाश दोनों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, एकदम गलत है। ध्वनि का चाल प्रकाश की चाल से कम है, एकदम सही है। ध्वनि का चाल कितना है? ध्वनि का चाल है दोस्त मेरे 332 मीटर पर सेकेंड। अब प्रकाश की चाल है कितनी? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकेंड, प्रकाश की चाल है 332, तो ये भी चला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये खाली गलत है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर। 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर। 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, एकदम सही बात है। प्रकाश के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ध्वनि की चाल प्रकाश के चाल से कम होती है। ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, अब प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। और कल से चला 6:30 बजे, लगातार 7 दिनों तक हम आपकी सेवा में, अगर मेरा तबियत ठीक रहा, हम जिंदा रहे, तो आपकी सेवा में कर देंगे दोस्त मेरे। कल आपकी कोचिंग में गए थे लेकिन आपका आशीर्वाद नहीं मिल पाया दोस्त मेरे, क्लास रहता है इसलिए नहीं मिल पाए हम आपसे। आशीर्वाद क्या लेना है दोस्त मेरे, हम ही नमस्कार करते हैं आपके संस्कारों को जो आपके मम्मी पापा ने आपको दिया है। आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। एक बात बताओ चला, ध्वनि किस पर निर्भर नहीं करता? ध्वनि किस पर निर्भर नहीं करता? ध्वनि किस पर निर्भर नहीं करता? एक ऑप्शन है ताप, दूसरा ऑप्शन है दाब। यहां से चला ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए हम आपको बता देते हैं, पूछेगा तो याद कीजिएगा, गुरुजी बोले थे और ये क्वेश्चन पूछ दिया। ध्वनि किस पर निर्भर नहीं करता? ध्वनि किस पर निर्भर करता है? नहीं करता है, ताप पर कि दाब पर? देखो, ध्वनि किस पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर कि दाब पर? जल्दी बता। ताप पर। की ध्वनि किस पर निर्भर नहीं करता है? ध्वनि निर्भर नहीं करता है दाब पर। निर्वात में ध्वनि का वेग होता है 0। संगमरमर के संचारण का कारण है, जल्दी से बताओ। संगमरमर देख लो चला, ताजमहल की बात हो रही है, ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, उसके संचारण का कारण क्या है? हमने एनसीईआरटी का 20 क्लास कहा था, आपकी सेवा हमने कर दी। कल फिर से नए जोश और नए जुनून के साथ हम लोग मिलेंगे, और कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। 7 दिन में हम चला आपका कंप्लीट करवा देंगे। बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? संगमरमर के संचरण का कारण है दोस्त मेरे अम्ल वर्षा, क्योंकि ताजमहल पर अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2 और NO2 के कारण। SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। किसके कारण होती है दोस्त मेरे? SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत का क्षय इसी से होता है। ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का क्षय मतलब
पतला होना, ओजोन परत का क्षय मतलब बता, पतला होना, पतला कि छिद्र होना, पतला होना कि छिद्र होना, जल्दी बता। ये बताए थे हम, चला। ओजोन परत में का पतला होना मतलब छिद्र होना कि पतला होना, जल्दी बता। ओजोन परत का क्षय होना मतलब पतला होना या छिद्र का होना? व्हाट इज द आंसर? ओजोन परत का क्षय होना मतलब पतला होना या छिद्र का होना? ओजोन परत का क्षय होना मतलब पतला होना या छिद्र का होना? व्हाट इज द आंसर? ओजोन परत का क्षय का मतलब होता है दोस्त मेरे पतला होना। थैंक यू वेरी मच। और दोस्त मेरे, हमने जो 20 कक्षा आपसे प्रॉमिस किया था वो 20 हमने